हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक और आकाश। उस गली में बहुत से मकान थे। उन तमाम मकानों में से उस एक मकान का अस्तित्व सबसे अलग था जिसमें वो रहती थी। उसके छोटे से घर का अपना इतिहास था। अपने जीवन के कितने उतार चढ़ाव उसने उसी घर में देखे थे। सुख की तरह दुख की घड़ियों को भी हंसकर गले लगाने की प्रेरणा भी उसे उसी घर ने दी थी। कम बोलना और तटस्थ रहते हुए जीवन जीना उसका स्वभाव था। फिर भी दिन हो या रात, दूसरों की मुसीबत में काम आने के लिए वो अवश्य पहुंच जाती थी। लोगों को आश्चर्य था कि अपने को विधवा बताने वाली उस शांति मूर्ति ने स्वयं के लिए कभी किसी से कोई सहायता नहीं चाही थी। अपने एकमात्र पुत्र के साथ उस घर की छोटी सी दुनिया में खोए रहकर वो अपने संबंधों द्वारा अपने नाम को भी सार्थक करती रहती थी। उसका नाम ज्योति था और उसके बेटे का नाम प्रकाश। ज्योति जो बुझने वाली ही थी कि उसमें अंतर्निहित प्रकाश ने उसे नई जगमगाहट के साथ जलते रहने की प्रेरणा देकर बुझने से बचा लिया था। तब से वो ज्योति अपने प्रकाश के साथ आलोकित थी। जीवन के एकाकीपन की भयावहता को वो अपने साहस और अपनी व्यस्तता के क्षणों में डुबो चुकी थी। प्यार, कर्तव्य और ममता के आंचल तले अपने बेटे के जीवन की रिक्तताओं को पूर्णता में बदलते रहना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। उस दिन ज्योति के बच्चे की 12वीं वर्षगांठ थी। पिछली सारी रात उसकी बंद आंखों में गुजरे 11 वर्षों का पूरा जीवन चित्रपट की तरह आता जाता रहा था। उन आवाजों, तानों, व्यंग्यों, कटाक्षों और विषम झंझावातों के क्षण मन में कोलाहल भरते रहे थे जिनके पुल वो पार कर चुकी थी। उस जैसी युवतियों को समाज जो कुछ युगों से देता आया था वो उसने भी पाया था। अंतर केवल इतना था कि उसने समाज से पाया हुआ कोई उपहार स्वीकार नहीं किया था। वो चलती रही थी अपने ही बनाए हुए रास्ते पर। उसके मन में समाज की परंपरागत घिनौनी तस्वीर नहीं थी। उसे तलाश थी उस साफ सुथरे समाज की जिसका आधार प्रतिशोध नहीं, मानवीय हो, उदार हो, न्यायप्रिय और स्वार्थ रहित हो। अपनी जिंदगी याद करते करते अनायास ज्योति का मन कहीं पीछे क्यों लौट चला था वो स्वयं नहीं जान पाई थी। मन जहाँ जाकर ठहरा वहाँ सबसे पहले चित्र उसकी अपनी माँ का उभरा था। उसे बच्चे की वर्षगांठ मनाने की परंपरा और संस्कार उसी माँ ने दिए थे। वो स्वयं उसका और उसके भाई का जन्मदिन एक त्योहार की तरह मनाती थी। याद करते करते मन में कुछ ऐसी भी कसक उठी जो आंखों के द्वारों से आंसू बनकर बहने के लिए आतुर हो उठी। उसने आंखें पोंछ डाली। यादों का सिलसिला चलता रहा। काश कहीं माँ मिल जाती, केवल उस दिन के लिए ही मिल जाती। माँ प्रकाश को भी उसी तरह आशीष देती जैसे उसे दिया करती थी। उसे विश्वास था कि बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद में कोई अदृश्य शक्ति होती है। भले ही उसकी माँ के आशीर्वाद उसके अपने जीवन में फलदायक न हो सके हों, परंतु वो अब जो कुछ भी थी उसमें माँ के आशीर्वाद के प्रभाव का अंश, बचपन में माँ से मिले संस्कारों का असर अवश्य रहा होगा। मन रुक नहीं सका। सुबह होते होते ज्योति कागज कलम लेकर बैठ गई थी। भावनाओं के मोती शब्दों के रूप में कागज पर बिखरने लगे थे। 11 वर्ष की लंबी अवधि में माँ के नाम ज्योति का ये पहला पत्र था। उसे भरोसा था कि वो इस पत्र को लिखने के बाद पोस्ट अवश्य करेगी। हमेशा की तरह वो पत्र टुकड़ों में बदल जाए, अब वो ऐसा नहीं होने देगी। वो लिखे जा रही थी और आंखें पोंछती जा रही थी। कैसी विडंबना थी कि आज उसे उस घर की धुंधली पड़ गई छवि को नए रूप में याद करना पड़ रहा था जो कभी उसका अपना घर भी था। उसमें वो 16 वर्ष की आयु तक पली बड़ी पढ़ी लिखी थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंगों से उस घर की बैठक की दीवारों की शोभा बढ़ी थी। उस घर के आंगन में उसके नन्हे नन्हे हाथों ने एक नन्हा सा आम का पौधा लगाया था। वो कल्पना में अपना अतीत स्पष्ट देख रही थी। पत्र को अधूरा छोड़कर
होठों के बीच कलम दबाए हुए आंसू भरी आंखों के साथ सोच रही थी। माँ बहुत बूढ़ी हो चली थी, शायद अपनी उम्र से अधिक। पिता के चेहरे पर कुछ रेखाएं बढ़ जाने के बावजूद उनकी आवाज में अब भी वही रोब था, शांत थी और अपने ऊंचे खानदान में होने का अहंकार था। वो अपने समाज और खानदान में वयोवृद्ध सदस्य की तरह आदर पा रहे थे। भाई के सिर के बाल सफेद होने लगे थे। भाभी आ गई थी। घर के आंगन में नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजी खेल रहे थे। सोच रही थी ज्योति। बैठक की दीवार पर लगी पेंटिंगें हटाई नहीं गई थी, शायद इसलिए कि घर वालों की दृष्टि में वो भले ही मर चुकी हो, लेकिन उन पेंटिंगों के बहाने उसकी याद जिंदा रही। नित्य उनकी धूलगर्द झाड़ते पोंछते समय उसे जरूर याद किया जाता होगा। कभी आंगन में लगाया गया आम का पौधा बढ़ते बढ़ते आज वृक्ष का रूप ले चुका था। उसमें फल आने लगे थे और प्रत्येक फल की मिठास में एक विशेष मिठास थी, उसकी याद की, उस घर की बेटी की यादों की। इस तरह वो पत्र पूरा हो चला था, जगह जगह आंखों से टपके आंसू की मोहरों के साथ। उस पत्र में ज्योति ने अब तक के अपने जीवन की पुस्तक का एक एक पृष्ठ खोल कर रख दिया था। कहीं कोई दाग नहीं था। वो मात्र पत्र नहीं था, कुछ सिद्धांतों का दस्तावेज भी था। उसके अपने आत्मविश्वास की प्रतिछवि था वो। उसमें आह्वान था एक नए आकार का, जिसके तले नई सुबह होती हो, नई रातें आती हों। उसके तले जीने वाला जीवन जीवन कहे जाने योग्य हो। ऐसा जीवन जो केवल अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए भी हो। ज्योति ने उस पत्र की प्रतिलिपि को अपने पास सहेज कर एक हितैषी द्वारा दूसरे शहर के डाकघर से भिजवा दिया था। 7 दिन बीत चुके थे। इस बीच ज्योति के मन के भीतर विचित्र अंतर्द्वंद चलता रहा था। कौन जाने उसके पत्र की प्रतिक्रिया घर वालों पर क्या हुई होगी। पत्र अब तक पहुंच तो चुका होगा। 33 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे शहर के डाकघर से पत्र भेजने का अभिप्राय केवल इतना ही था कि वो पत्र का उत्तर आए बिना अपना असली पता नहीं देना चाहती थी। जवाब के लिए भी उसने दूसरे शहर में रहने वाले एक ऐसे सज्जन महेंद्र का पता दिया था जो उसे असली पते पर पत्र भेज देते। ज्योति एक एक दिन उंगलियों पर गिनती रही थी। अब तक तो पत्रोत्तर आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया था? उसके पत्र ने घर की शांति तो नहीं भंग कर दी थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चय ही उसके हाथ की लिखावट देखते ही उसकी माँ ने पत्र को चूम लिया होगा। फिर खूब रोई होंगी, पिता को भला बुरा सुनाया होगा, खुशामद की होगी कि जाकर बेटी को लेवा लाएं। पिता ने कहा होगा कि बेटी ने सौगंध दी है, उसे केवल पत्रोत्तर चाहिए, उत्तर के स्थान पर कोई उसे लेवाने ना आए। यहाँ आना या ना आना उसका अपना निर्णय होगा। फिर भी पिता के मन में छटपटाहट जागी होगी कि चलकर देखे अपनी बेटी को। अनायास पिता का भूला बिसरा वास्तविक रूप उसको याद आ गया। नहीं नहीं, पिता मुझे आए, ये उनकी शान के विरुद्ध होगा। पत्र पढ़कर जब माँ रोई होंगी तब पिता की दबंग आवाज ने माँ को डांट दिया होगा, परंतु वो खुद भी भावुक होने से बच नहीं पाए होंगे। माँ के सो जाने के बाद उन्होंने भी लुक छिप कर एक बार उस पत्र को ढूंढकर पढ़ने की कोशिश की होगी। आंखें भर आई होंगी तो इधर उधर ताका होगा कि कहीं कोई उन्हें रोते हुए तो देख नहीं रहा। माँ ने पिता की इस कमजोरी को पहचान कर पहले ही वो पत्र ऐसी जगह रखा होगा जहां वो चोरी छुपे ढूंढ कर पढ़ सके, क्योंकि सबके सामने उस पत्र को बार बार पढ़ना उनकी मान प्रतिष्ठा के विरुद्ध होता और इस बात का प्रमाण होता कि वो हार रहे हैं। ज्योति अनमनी सी नित्य बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती थी। घर लौटकर देखती थी कि कहीं पत्र तो नहीं आया। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे और आशा पर निराशा की छाया छाने लगी थी। एक दिन रास्ते में वही हितैषी महेंद्र अचानक मिल गए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उस पर लिखी पिता की लिखावट पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा था। बेटी, डाक से यहाँ तक पहुँचने में देर लगती, इसीलिए मैं खुद ही पत्र लेकर चला आया। खुश है ना? महेंद्र ने पत्र उसे थमाते हुए कहा। स्वीकृति में सिर झुका दिया था ज्योति ने। होठों से निकल गया था, कोई मेरे बारे में पूछने
घर से तो नहीं आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, और आएगा भी तो तेरी बात मुझे याद है। घर के सब लोगों को भी बता दिया है। विश्वास रखना मुझ पर। धन्यवाद दादा। महेंद्र ने ज्योति के सिर पर हाथ फेरा। बहुत सालों बाद उस स्पर्श में उसे अपने माता पिता के हाथों के स्पर्श जैसी आत्मीयता मिली। पत्र पाने की खुशी में ये भी भूल गई कि वो स्कूल की ओर जा रही थी। तुरंत घर की ओर लौट पड़ी। लिफाफा ज्यों का त्यों बंद था। माँ के हाथों की लिखावट होती तो अब तक पत्र खुल चुका होता, परंतु पिता के हाथ की लिखावट ने ज्योति के मन में कुछ और प्रश्न उठा दिए थे, क्योंकि अब तक वो पिता के प्रति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं ला सकी थी। उसकी दृष्टि में उसके दुखों के लिए वो खुद तो जिम्मेदार थी ही, परंतु उसके पिता भी कम जिम्मेदार नहीं थे। तो क्या उन्हीं कठोर पिता का हृदय पिघल गया है? मन थरथरा उठा। कहीं पिता ने अपने कटु शब्दों को फिर से तो नहीं दोहरा दिया था। कांपते हाथों से ज्योति ने लिफाफा फाड़ा, पत्र निकाला और पढ़ने लगी। एक एक शब्द के साथ मन की पीड़ा पिघल पिघल कर आंखों के रास्ते बहने लगी। वो भीगती रही उस ममता और प्यार की बरसात में जिसे वो कभी खो चुकी थी। ज्योति अगले दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकी और उसी समय उठकर स्कूल के लिए चल दी। छुट्टी का आवेदन देने के साथ साथ डाकघर में जाकर तार भी दे आई थी। वो रात भी वैसी ही अंधियारी रात थी जैसी रात में ज्योति ने 11 वर्ष पूर्व अकेले यात्रा की थी। माँ बाप और समाज के शब्दों में अपने गर्भ में वो किसी का पाप लिए हुए थी और अनजानी मंजिल की ओर चली जा रही थी, एक तिरस्कृता के रूप में, और उसी पाप के प्रतिफल के रूप में जन्मे पुत्र के साथ वो वापस जा रही थी। उस रात जीवन एक अंधेरा बनकर उसे डस रहा था। इस रात वही जीवन सूरज बनकर उसके लिए नई सुबह लाने वाला था। उस रात ज्योति अपने घर से ठुकरा दी गई थी। इस रात उसका अपने उसी घर में स्वागत होने वाला था। ये बात और थी कि उस स्वागत के लिए पहल स्वयं उसने ही की थी, क्योंकि उसने अपना अता पता किसी को नहीं दिया था। अपने साहसी व्यक्तित्व के इस पहलू को वो केवल परिवारजनों के ही नहीं, पूरे समाज के सामने लाना चाहती थी। यानी इस तरह घर से ठुकराई गई बेटियां मरती नहीं बल्कि जिंदा रहती हैं, पूरे आदर सम्मान और उज्जवल चरित्र के साथ। ठुकराए जाने के बाद अपने पिता का घर छोड़ते समय के क्षण ज्योति को याद आए। मन में गहन पीड़ा और भय का समुद्र उफन रहा था। फिर भी उसने निश्चय किया था कि वो मरेगी नहीं, वो जिएगी। वो अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नष्ट नहीं करेगी, उसे जन्म देगी और पाल पोस कर बड़ा करेगी। वो समाज के सामने खुद को लज्जित अनुभव करके अपने बच्चे को हीन भावना का शिकार नहीं होने देगी। वो समाज के निकृष्ट पुरुष के चरित्रों के सामने इस बात का प्रमाण उपस्थित करेगी कि पुरुषों द्वारा छली गई युवतियों को भी उसी तरह का अधिकार है जिस तरह कुंवारियों या विवाहिताओं को। वो ये भी न जानना चाहेगी कि उसका प्रेमी जीवित है या मर गया। वो स्वयं को विधवा मान चुकी थी, केवल विधवा। किसकी विधवा, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। इस मानसिकता ने उस नींव का काम किया था जिस पर उसके दृढ़ चरित्र का भवन और बच्चे का भविष्य खड़ा था। उसने घर घर नौकरी की, पढ़ाई आगे बढ़ाई, बच्चे को पालती पोसती रही। जिसने उसके शरीर को छूने की कोशिश की, उस पर उसने अपने शब्दों के ही ऐसे प्रहार किए कि वो भाग निकला। आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने कुछ भले बुजुर्ग लोगों को आप बीती सुनाकर स्कूल में नौकरी पा ली, एक घर ढूंढ लिया और अब अपने मोहल्ले की इज्जतदार महिलाओं में वो जानी जाती थी। ज्योति का अब तक का एकाकी जीवन उसके भविष्य की तैयारी था, उस भविष्य की जिसके सहारे वो समाज के बीच रह सके और ये जता सके कि जिस समाज में उसे छलने वाले जैसे प्रेमी अपना मुंह छिपाकर रहते हैं, ग्लानि का बोझ सहने के बाद भी दुनिया के सामने हंसते हुए देखे जाते हैं, वहाँ उनके द्वारा ठुकराई हुई असफल प्रेमिकाएं भी अपने प्रेम के अनपेक्षित परिणाम पर आंसू न बहाकर उसे ऐसे वरदान का रूप दे सकती हैं जो उन्हें तो स्वावलंबी बना ही देता है, साथ ही पुरुष को भी अपने चरित्र के उस घिनौने पक्ष के प्रति
सोचने का मौका देता है। उस एकाकीपन में ऐसे क्षण भी कम नहीं आए थे जब ज्योति के लिए किसी पुरुष का साथ अपरिहार्य महसूस होने लगा था। कई बार उसने सोचा भी था कि इस समाज के कीचड़ में कुछ ऐसे कमल भी होंगे जो उसे अपना लेंगे, कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी उसे मिलेंगे जिनमें उस जैसी ठुकराई हुई लड़कियों के लिए चाहत होगी। परंतु उसी क्षण हृदय के किसी कोने में पुरुष के प्रति फूटा घृणा का अंकुर उसे फिर किसी पुरुष की ओर आकृष्ट होने से रोक देता। तब सचमुच उसे प्रत्येक युवक की सूरत में बस वही सूरत नजर आती जिससे उसे घृणा थी, जिसे वो भूलना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं, कामनाओं को केवल उसी सीमा तक बांधे रखा था जहां तक उसकी अपनी धरती थी, जहां तक उसका अपना आकाश था। शारीरिक भूख से अधिक महत्वपूर्ण उसके अपने बच्चे प्रकाश का भविष्य था, जिसे संवारने के लिए वो अब तक कई बार मर मर कर जी थी, अपने को उस सीमा तक व्यस्त कर चुकी थी जहां उसको कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता था। ज्योति की कल्पना में अभी स्मृतियों का क्रम टूट नहीं पाया था। वो शाम आंखों में तिर गई थी जब उसने माँ को सब कुछ साफ साफ कह दिया था। अपने प्रेम को भूल का नाम देकर रोई थी। क्षमा की भीख मांगकर माँ से याचना की थी कि वो गर्भ नष्ट करने के लिए उसे जाने दे। माँ ने उसे गर्भ नष्ट कराने का मौका ना देकर सब कुछ पिता को बता दिया था। फिर पहली बार पिता का वास्तविक रूप उसके सामने आया था। उन्होंने ज्योति को नफरत से देखते हुए दहाड़ कर कहा था, खबरदार जो तूने मुझे आज के बाद पिता कहा, निकल जा अभी इसी वक्त इस घर से। मैं तेरा काला मुंह देखना भी नहीं चाहता। जाती है या नहीं? अब उन्हीं पिता का पत्र उसे मिला था। क्षण भर के लिए मन तमाम कड़वाहटों से भर आया था, परंतु धीरे धीरे पिता के प्रति उदासीनता का भाव घटने लगा था। वो निर्णय ले चुकी थी कि अगर पिता ने उसे क्षमा नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो अपने पिता को अवश्य क्षमा कर देगी। उस दिन तो पिता की दहाड़ सुनकर कुछ क्षण ज्योति जड़वत खड़ी रही थी, फिर चल पड़ी थी बाहर की ओर। उसे विश्वास हो गया था कि उसका प्रेमी हो या पिता, पुरुष दोनों ही हैं और अपने अपने स्तर पर दोनों ही समाज के उत्थान में बाधक हैं। उस दिन ज्योति घर छोड़कर चल पड़ी थी। किसी ने उसकी राह नहीं रोकी थी, किसी की बाहें उसकी ओर नहीं बढ़ी थी, किसी आंचल ने उसके आंसू नहीं पहुंचे थे। आंसू पोंछने वाला आंचल तो केवल माँ का ही होता है। परंतु साथ ही उसे इस बात का पूरा एहसास था कि पिता के अंकुश तले दबी होठों के भीतर अपनी सिसकियों को दबाए हुए उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी जरूर थी, पर उसे पांव आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। वो चली जा रही थी और समझ रही थी माँ की विवशता को। आखिर वो भी तो नारी थी, उसी समाज की। बच्चे को जन्म देने के बाद ज्योति ने उसे प्रकाश का नाम देकर अपने भीतर अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव किया था। उसे वो गुलाब के फूल की तरह अनेक कांटों के बीच पालती रही थी। अब ज्योति की आंखों में केवल एक ही स्वप्न शेष था, किस प्रकार वो समाज में अपना वही स्थान प्राप्त कर ले जिस पर वो घर से निकाले जाने से पहले प्रतिष्ठित थी। शायद इन्हीं भावनाओं ने ज्योति को प्रेरित किया था माँ के नाम पत्र लिखने के लिए। डब्बे में रोशनी कम थी, फिर भी उसने अपने पर्स को टटोलकर उसमें से कुछ निकाला। आसपास के ही सारे यात्री सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। ज्योति एक बार फिर उस पत्र को पढ़ रही थी जिसे उसने केवल माँ को भेजा था, केवल ये जानने के लिए कि कहीं भावावेश में किसी शब्द के माध्यम से उसका आत्मविश्वास डिग तो नहीं गया था। माँ, अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार करते हुए, तुम्हें विश्वास तो हो गया है कि ज्योति जीवित है। मैं जीवन के युद्ध में एक सैनिक की भांति लड़ी हूँ और अब तक हमेशा विजयी रही हूँ प्रत्येक मोर्चे पर। परंतु मेरी विजय अधूरी रहेगी जब तक अंतिम मोर्चे को भी ना जीत लूँ। वो मोर्चा है तुम्हारे समाज के बीच आकर अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लेने का। मैंने उस घर को अपना घर कहने का अधिकार तुमसे छीन लेने के बाद भी नहीं छोड़ा। मैं उसी घर में आना चाहती हूँ, परंतु मैं तभी आऊँगी जब तुम मुझे बुलाओगी। सच सच कहना माँ, क्या तुम में इतना साहस है कि तुम और पिताजी दोनों अपने समाज के सामने ये बात निसंकोच स्वीकार कर सको
कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और प्रकाश मेरा पुत्र है। मेरी परीक्षा की अवधि बीत चुकी है। अब तुम दोनों की परीक्षा का अवसर है। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई मेरे पास ममतावश आए। मैं चाहूंगी कि आप सब कभी मुझे इस दया का पात्र न बनाएं। मैं छुट्टियों के कुछ दिन आपके पास बिताकर पुनः यहाँ वापस आ जाऊंगी। मेरे पुत्र या मुझे लेकर आपकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आँच आए, ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं ऐसे में अंतिम श्वास तक आपके लिए उसी तरह मरी बने रहने में अपनी खुशी समझूंगी जिस तरह अब तक थी। यदि मैंने आप लोगों को अपनी याद दिलाकर कोई गलती की है तो भी क्षमा चाहूंगी। शायद यही सोचकर इस पत्र में केवल अपनी याद दिलाई है, अपना पता नहीं दिया। ज्योति ज्योति को यह सोचकर शांति मिली थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिससे उनके मन में कोई दुर्बलता झांके। उसने पत्र को पर्स में रखने के साथ दूसरा पत्र निकाला जो उसके पिता का था। वो पत्र देखते ही उसकी आंखें डबडबा आईं और उन आंसुओं में उतने बड़े कागज पर पिता के हाथ के लिखे केवल 2 वाक्य तैरते रहे। चली आ बेटी, हम सब पलके बिछाए हुए हैं तेरे लिए। सुबह का उजाला उसे आह्लादित करने लगा था। अपनी जन्मभूमि का आकर्षण उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। कल्पना की आंखों से वो सभी परिवारजनों की सूरत देखने लगी थी। गाड़ी ज्यों ज्यों धीमी होती गई, ज्योति की हृदय गति त्यों तीव्र होती गई। प्रकाश की उंगली थामे हुए वो डब्बे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। कल्पना साकार होने लगी। गाड़ी रुकते ही कई गीली आंखें उन दोनों पर टिक गईं। कई बाहों ने एक साथ उनका स्वागत किया। कई आंचल आंसुओं से भीगे और कई होंठ मुस्कुराते हुए कह बैठे, कैसे हो गई है ज्योति, योगिनी जैसी। ज्योति ने डबडबाई आंखों से भाई की ओर निहारा, जो एक और चुपचाप खड़ा सहज आंखों से बहन को निहार रहा था। ज्योति ने अपने पर्स से पिछले 11 वर्षों की राखी के धागे निकाले और उसकी कलाई पर बांधते हुए पूछा, भाभी नहीं आई भैया? नहीं बेटी, तेरे बिना तेरे भैया ने शादी नहीं की। अब तू आ गई है तो इसकी शादी भी होगी, माँ बोल उठी थी। घर की ओर जाते जाते ज्योति के मन में अपूर्व शांति थी। अपने भाई के प्रति मन स्नेह से भर गया। उसका संघर्ष सार्थक हुआ था। उसके वियोग का मूल्य भाई ने भी चुकाया था। उसने ऊपर की ओर ताका। मन के भीतर ही नहीं, ऊपर के आकाश को भी विस्तार मिल रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।